Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Basila Farouk, the student of Rotary Classes Charter. Today, I'm standing in front of you to talk about the most important topic of the chemistry that's known as Rolle's Law. So, without wasting time, let's get started with our topic that's known as Rolle's Law. So, what Rolle's Law actually tell us? Rolle's Law हमें बताता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है एक वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। नाउ you're thinking that it's a bookish language तो किसी को समझ आएगी नहीं. Now let me make you understand with a real example. Just we take it as a hypothetical condition. Let me take a bottle and I'm telling you that इस बोतल में मैंने ली है A और B का मिला के हमने लिया है एक सोल्यूशन. A और B का सोल्यूशन लिया है क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है. Basically, we are studying Rolle's Law for liquid solution. यानी यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड है. तो A और B मिला के हमने लिया है एक बनाया है सोल्यूशन. A और B दोनों वोलेटाइल है. Now the term volatile means जो एक लिक्विड फेज से एस्केप होके वेपर फेज में आना चाहता है. यानी अगर यहाँ पे लिक्विड है यहाँ पे और ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम वेपर फेज में आए, लेकिन ये डायरेक्टली अगर ये वेपर फेज में आएंगे तो इनका समय जल्दी एस्केप किया, मतलब ये चले नहीं जाएंगे. जस्ट लाइक आवर जनरेशन जी जो है हमारे पास, उनकी फ्रेंडशिप की तरह ये बिल्कुल भी कल है सुबह नहीं है, ये बिल्कुल वैसे नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअसली ये इस लिक्विड फेज से वेपर फेज में आने की कोशिश करे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. ये कंटिन्यूअसली पुश करते हैं अपने आप को, यानी ये यहीं पे है, यानी सरफेस ऑफ लिक्विड पे ही है, ऊपर है ये वेपर, सरफेस ऑफ लिक्विड पे ही है और ये यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं कुछ प्रेशर जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. अब हमने इस बोतल में A और B लिया है, दोनों ही वोलेटाइल है और ये वेपर फेज में आने की कोशिश कर रहे हैं. जो ही ये पुश कर रहे हैं अपने आप को वेपर फेज में आने की तरह, ये कर रहे हैं एक प्रेशर एक्सर्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और इस सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो इन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया उसको कहते हैं वेपर प्रेशर. अब यहाँ पे टर्म यूज हुई है पार्शियल वेपर प्रेशर. अगर हमने A और B को मिला के लिया था एक सोल्यूशन, A और B मिला के लिया था एक सोल्यूशन, अगर हम इस बोतल में बोले जो हमने A और B लिया है, अगर हम A की अलग से बात कर रहे हैं तो A का बन रहा है वो पार्शियल वेपर प्रेशर. अगर हम B की बात कर रहे हैं तो B का अलग से बन रहा है वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B. अब हमारे पास Rolle's Law बोल रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड. क्या बोल रहा है? अब जो A और B की हमने यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर लिया, अब इस A और B का सोल्यूशन बनाया हमने. A की अलग से कंसंट्रेशन होगी कुछ, B की अलग से कंसंट्रेशन होगी. वो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन होती है यहाँ पे. ठीक वही जब A के जो मोल फ्रैक्शंस होंगे उसके पार्टिकल्स जितना ज्यादा होंगे उतना उसके वेपर्स बनेंगे, उतने वो वेपर्स एक्सर्ट करेंगे सरफेस ऑफ लिक्विड पे वेपर प्रेशर. ओके, दैट मीन्स Rolle's Law हमें बोलता है जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है A का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के. यानी जितने ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन यानी पार्टिकल्स होंगे उतने उसके वेपर्स ऊपर आएंगे और उतना वो सरफेस ऑफ लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा. अब चूंकि यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यूज करते हैं एक कांस्टेंट. वो कांस्टेंट यहाँ पे आता है P इज इक्वल टू PA नॉट काई A. अब ये PA नॉट क्या होता है यहाँ पे? अगर हमने A लिया और B लिया, उसको सोल्यूशन बनाया, अगर हमने A को लिया होता प्योर फॉर्म में, उसके जो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू आता वो कुछ कांस्टेंट आता, तो इसी को हम बोलते हैं PA नॉट. तो यहाँ पे PA हमारा हो जाता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A और PA नॉट हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, क्योंकि प्योर में लिया है तो कांस्टेंट बन गया ये, और का A मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाता है. इसी तरीके से अगर हम पार्शियल वेपर
प्रेशर ऑफ बी की बात करें तो वो भी उसके ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट, जितने उसके पार्टिकल्स उतने वेपर्स ऊपर, उतना वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उतना उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। तो यहां पे भी जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो होगा पी बी नॉट काई बी। तो यहां पे भी इसी की तरह पी बी नॉट जो होगा वो, चूंकि पी बी अगर हमने प्योर फॉर्म में लिया है तो इसके जो पार्शियल वेपर प्रेशर का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, इसलिए हमने यहाँ पे पी बी नॉट यूज किया। तो फिर क्या हमें पता है कि जो डाल्टन्स लॉ होता है, डाल्टन के अकॉर्डिंग, डाल्टन हमें बोलता है जो पूरे सॉल्यूशन का, हमने ए और बी का सॉल्यूशन बनाया, अब पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा पी ए नॉट प्लस पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी के। तो ये होगा हमारे वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। ठीक, अब जो रोल्स लॉ है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझना चाहिए कि रोल्स लॉ हमें क्या बताता है, तो बेसिकली ग्राफ की मदद से हम ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वाली x वाली एक्सिस पे हमने लिया है मोल फ्रैक्शन, हमने ली है मोल फ्रैक्शन, और y वाली एक्सिस पे हमने लिया है वेपर प्रेशर। यहाँ पे जो काई b है वो 0 है और काई a जो है वो 1 है। दैट मीन्स a की कंसंट्रेशन बहुत है, यहाँ पे b की कंसंट्रेशन कुछ नहीं है। तभी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ a हमें मिल रहा है प्योर फॉर्म में। दैट मीन्स जो ही हम, क्योंकि यहाँ पे काई जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, बी की मोल फ्रैक्शन जैसे 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 इंक्रीज हो रही है, 1 पे पहुंच रही है, उतना उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हमें प्योर बी का पार्शियल वेपर प्रेशर देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर हम काई ए की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए की ये वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे हम ग्राफ से डिपिक्ट कर सकते हैं, जितनी मोल फ्रैक्शन एक वोलेटाइल कंपोनेंट की ज्यादा होगी उतना उसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक, फिर इन दोनों का जो मिला के है, इन दोनों का मिला के जब हम सॉल्यूशन का निकालेंगे वो निकलेगा पी ए और पी बी का ऐड करके। ठीक, अब आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे होगे पी बी की जो कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है और पी बी जो है वो कम है। ये नहीं है कि इस ग्राफ में मैंने ऐसे दिखाया है कि पी बी की ज्यादा और पी ए की कम है, ये भी हो सकता है कि पी बी और पी ए जो हो सकता है ये हो सकता है ये इक्वल भी हो सकता है कि पी ए नॉट ही की कंसंट्रेशन पी बी से ज्यादा हो, यही वेपर प्रेशर इससे ज्यादा हो सकता है कि जो पी बी नॉट है जो इस ग्राफ में हमें डिपिक्ट करने को मिल रहा है कि पी बी नॉट ही ज्यादा है पी ए नॉट से। We were studying Rolle's law for liquid solution, जहां पे solute लिक्विड है और सॉल्वेंट भी जो है वो लिक्विड है। Now moving to our next Rolle's law for solid liquid solution, जिसमें हमारे पास जो सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन अगर हम Rolle's law पढ़ेंगे जिसमें solute जो होता है वो होता है सॉलिड, solute होता है सॉलिड, और तो और ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, और जो लिक्विड होता है सॉल्वेंट जो होता है, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट होता है वो होता है लिक्विड, यानी ये वोलेटाइल होता है। तो बेसिकली आपने देखा होगा, हम रियल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब हम घर में ऑन द मेकिंग, जब हम चाय बना रहे होते हैं, व्हेन वी आर मेकिंग टी वी ऐड शुगर इनटू इट, हम उसमें शक्कर ऐड करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो ड्रॉप हो जाता है। ये क्यों होता है? बेसिकली द आंसर इज रोल्स लॉ, लेकिन रोल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, तो रोल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बोलता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप शुगर की बात करें या साल्ट की बात करें, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं एक सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में जो ही हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, इसका जो वेपर प्रेशर है इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। अब डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे उसमें हमने डाले सॉल्यूट के पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल दीज आर सॉल्यूट पार्टिकल्स, हमने इनको डाला। तो क्योंकि लिक्विड जो है ये वोलेटाइल है, लेकिन जो रेट ऑफ इवेपोरेशन थी, क्योंकि वोलेटाइल मीन्स ही कि वेपर्स में जा रहा है, वेपर्स में जाना ही मतलब इवेपोरेशन हो रही है, दैट मीन्स ये जो लिक्विड है इसकी जगह अब
सल्यूट पार्टिकल्स आ रहे हैं, इन्होंने कुछ एरिया कवर कर रखा है, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन पर यूनिट एरिया जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, वो हो रहा है डिक्रीज। तभी देख रहे इन सल्यूट पार्टिकल्स ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करी है, कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मींस ये लिक्विड्स जो है अब उतना नहीं जा पाएंगे वेपर फेज में, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो पर यूनिट एरिया है वो डिक्रीज हो रही है। इसीलिए हम बोल रहे हैं जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक सॉल्यूशन एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जब हम वेपर प्रेशर देखते हैं सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया किसी भी सॉल्यूशन में, तो क्या होता है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के ज्यादा उतना जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो ज्यादा होगा। अब आप बोलेंगे क्यों ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ठीक है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्यों होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। दैट मींस सॉल्यूट के होने से क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो किससे अब वेपर प्रेशर हमारा सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा? दैट मींस जब मोल फ्रैक्शन हमारी सॉल्वेंट की ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा बी जो है वो हमने सॉल्यूट लिया था सॉल्यूट, तो जो पी नॉट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। दैट मींस जो हमारा पीएस है वो पी नॉट काई ए के बराबर है, यानी जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, ना कि सॉल्यूट के, क्योंकि यहाँ पे पी बी नॉट जो है वो 0 है, सॉल्यूट है, बी सॉल्यूट है, तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज होता है। हमें जो इक्वेशन मिली थी PS इज इक्वल टू PA नॉट काई ए, हम इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से जब ये करते हैं कंपेयर करते हैं तो हमें आता है y और mx, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है और इसको हम लेते हैं एज x, इसको लेते हैं इसको जो काई ए को लेते हैं, मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट की होती है उसको लेते हैं हम x के बराबर, और यहाँ पे जो स्लोप होता है वो होता है m के बराबर। दैट मींस जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे विद y यहाँ से रखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और यहाँ से रखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो जो ही ग्राफ स्ट्रेट है क्योंकि स्लोप जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इंटरसेप्ट 0 से स्टार्ट करना है, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ए की बढ़ रही है, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे ही जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो भी इंक्रीज देखने को मिलता है। That was all about the Rolle's law. Hope you have understood it very carefully.